आज सभी मसालों में बिकवाली करीब 2% गिरकर जीरा वायदा 21,800 रुपए तक फिसला। हल्दी का वायदा 13,700 रुपए के नीचे, धनिया वायदा 8,330 रुपए के करीब। ग्वार में आए आज 1% तक की गिरावट, ग्वारगम का वायदा 10,500 रुपए के नीचे, ग्वार सीड का वायदा 5,400 रुपए तक लुढ़का। बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन बिकवाली, निफ्टी करीब 200 अंक से ज्यादा टूटकर 22,900 के नीचे, बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी, मेटल, एनर्जी और फार्मा शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर आप कमोडिटी मार्केट को देखें तो नॉन एग्री मार्केट में नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, करीब 3.5% की गिरावट यहां पर दिख रही है। इसके अलावा दूसरा सबसे कमजोर काउंटर आज के सत्र में है चांदी, जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट घरेलू बाजार में और करीब 1.5% की गिरावट कॉमेक्स पर दिख रही है। सोना भी कमजोर है, घरेलू बाजार में हमने फ्राइडे के दिन देखा था 80,000 के पार निकला था, नया रिकॉर्ड बना था, लेकिन वहां से अब दबाव दिख रहा है, करीब आधे % के आसपास की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। बेस मेटल्स बिल्कुल सपाट है और एग्री मार्केट में आज चौतरफा गिरावट है और गिरावट को लीड कर रहा है जीरा, जहां पर अब गिरावट बढ़कर 2.5% की हो गई है। इसके अलावा ग्वार सीड, ग्वारगम, धनिया, हल्दी सब में आज दबाव भी दिख रहे हैं। एनसीडीएक्स के सारी एग्री वायदा लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए, तो अपडेट है, लेकिन शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी की। और मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे। अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से, और बिटूपन मजूमदार हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही आगे राहुल चौहान होंगे आइग्रेन से, जिनसे हम गेहूं मार्केट का हाल समझेंगे कि ग्राउंड से क्या खबर निकल कर आ रही है। शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी से। अनुज जी, सोना और चांदी दोनों आज काफी कमजोर दिख रहा है, चांदी में गिरावट ज्यादा है। आज क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे, या दोनों खरीदना पसंद करेंगे? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट का अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। हालांकि हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिबाउंड मोमेंटम रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो अभी यार आप देखेंगे तो गोल्ड ने अपना नया हाई रिवाइज किया है डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा गैप है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो गोल्ड में करीबन 79,650 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 79,480 का लगा है, टारगेट हमें लगता है कि 79,950 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम गोल्ड में पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि 92-93 हजार के आसपास के जो स्तर है वो थोड़े से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, मगर हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो सिल्वर में इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड रहेगा, बट हाँ थोड़ा बाउंस आए तो ही बिकवाली का ट्रेड ले। करीबन 91,350 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 92,700 का लगाएं, टारगेट लगता है कि नीचे 89,900 देखने को मिल सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है। गोल्ड में जहां बाय का कॉल है वहां हमें लगता है कि सिल्वर में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और जिस तरीके से हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि इंटरेस्ट रेट लोअर होने चाहिए, उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और वही अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सिल्वर में हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो चांदी में आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। हमारे मॉर्निंग के गेस्ट भी कमोडिटी 10 बजे में भी उन्होंने भी चांदी बेचने की और गोल्ड खरीदने की सलाह दी। सिमिलर लाइन पे आप भी सलाह दे रहे हैं। बिटपन, आप बताइए क्या सोने और चांदी में क्या करना चाहिए? सोने के ज्यादातर फंडामेंटल्स हालांकि पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिस तरह की अनसर्टेनिटी है यूएस में। ट्रंप का बयान भी था कि आपको ब्याज दरों को कम करे, सेंट्रल बैंकों को इस तरह के संकेत दिए गए हैं। हालांकि इस बार की बैठक जो 28-29 जनवरी की बैठक है, वहां पर उम्मीद कम है कि किसी तरह के बदलाव होंगे। क्या करना चाहिए इस हफ्ते सोने और चांदी में? क्या खरीदे, क्या बेचे? बिटूपन जी, आपसे सवाल था मेरा। देखिए विश्वमोहन जी, ओवरऑल जो गोल्ड का तो आउटलुक बुलिश ही है, लेकिन अभी थोड़ा बाय ऑन डिक्लाइन पे आना पड़ेगा। और सिल्वर थोड़ा वीकर नोट पे है, लेकिन सिल्वर का सपोर्ट अभी भी 90,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो गोल्ड, जो अनुज ने भी बताया था कि गोल्ड थोड़ा करेक्शन आया, तो 79,675 के आसपास चल रहा था। लास्ट वीक भी हम लोगों ने 79,400 के ऊपर बाइंग बोला था, तो 80,000 के आसपास बाजार का भाव चला गया।
ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद। तो फिलहाल मार्केट चल रहा है, देखिए अभी ओवरऑल जो टेक्निकली एक ब्रेकआउट हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल का, तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, लेकिन एक डीप आना पड़ेगा, मे बी अराउंड 79,000 to 78,500 और 600 लेवल पे मेरे हिसाब से डिफेंसिव बाइंग रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इंट्राडे में आज मैं नहीं मान के चल रहा कि इंट्राडे में बाय करना है, थोड़ा डीप आने दीजिए 1-2 दिन का, तभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लग रहा है कि थोड़ा सा डॉलर थोड़ा पुल बैक के लिए कोशिश कर रहा है। सिल्वर में थोड़ा वीकनेस है, और सिल्वर में मुझे लग रहा है 1-2 दिन का वीकनेस रह सकता है, और एक पुल बैक में 90,900 या 91,000 के आसपास सिल्वर शॉर्ट हो सकता है। 91,500 के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, और 90,000 का टारगेट रहेगा। अगर ये 90,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो और एक 700-800 रुपए का डिक्लाइन हो सकता है। एक प्रॉब्लम आज का है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था चाइना का, थोड़ा वीकर नोट पे आया था, जो एक्सपेक्टेड था 50 अबव तो 49 के आसपास आया था। तो कहीं ना कहीं चाइना में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस भी है, जहां से थोड़ा इंडस्ट्रियल मेटल या सिल्वर में थोड़ा सा इंट्राडे में प्रेशर हो सकता है। तो चांदी आपकी भी बेचने की सलाह है 90,900 91,000 के आसपास, टारगेट यहाँ पर 90,000 तक फिसल कर भाव आ सकता है। दिव्या गगलानी जी के पास चलते हैं। दिव्या, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर आप लोगों की इन हाउस राय क्या है, क्या अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं इन दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विष्णुवन जी। गुड मॉर्निंग। अगर हम कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो हमें लगातार लास्ट 4 वीक से एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला। प्राइस में हमें देखिए कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई जो है 2790 कॉमेक्स में वहाँ पे टच किया। डोमेस्टिक में हमें रिकॉर्ड हाई का देखने मिला। वन ऑफ द फैक्टर्स था कि जो डॉलर इंडेक्स में वो करेक्शन आया लास्ट वीक में 1.8% का, वो वन ऑफ द स्टीपेस्ट फॉल था सिंस नवंबर 2023। तो उसने प्राइस को सपोर्ट किया। साथ ही साथ ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया कि इंटरेस्ट रेट जो है जल्द से जल्द नीचे आना चाहिए, तो वो भी बुलियन के फैक्टर में रहा। एक जो सेंटीमेंट था काफी टाइम से नेगेटिव सेंटीमेंट, वो चेंज हो गया कि मल्टीपल रेट कट एक्सपेक्टेशन पहले नहीं था, पर अभी ट्रम्प के आने के बाद ये सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो जो भी फैक्टर्स है एज ऑफ नाउ गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव है। अगर कोई भी करेक्शन आता है प्राइसेस में तो 12 डिप्स का व्यू रखे। 79,650 का जो लेवल है वहाँ पे बाई करे। स्टॉप लॉस हम 79,450 का रखे, और टारगेट ऊपर में 79,900 का मेंटेन करके चले। और चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी थोड़ा अंडर परफॉर्मर है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड में जो तेजी देखने मिली है तो चांदी का हमें सिमिलर लाइन पे रैली देखने नहीं मिला है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। वन ऑफ द रीजन है कि जो डेटाज आ रहे हैं इतने सपोर्टिव नहीं आ रहे। आज भी जो डेटा था चाइना के ओर से वो एक नेगेटिव आया, तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल में थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, तो उसका जो इम्पैक्ट हमें चांदी भी देखने मिलेगा। तो चांदी में सेल ऑन राइज का व्यू रखे। 91,200 के करीब बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 91,800 का रखे, और टारगेट नीचे में 90,500 का मेंटेन करके चलो। मॉर्निंग से जितने भी कॉल्स आए हैं वो सारे गोल्ड डिप में खरीदारी की सलाह है और चांदी ऊपर में बेचने की सलाह यहाँ पर आ रही है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स अब तक जितने भी मॉर्निंग से ईटी नाउ स्वदेश पर जो भी एक्सपर्ट्स आए हैं तो बिल्कुल सिमिलर राय है यहाँ पर, गोल्ड खरीदे और चांदी बेचने की सलाह। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड पिछला हफ्ता काफी कमजोर रहा था, 3% के आसपास की गिरावट ब्रेंट में, और WTI क्रूड करीब 4% से ज्यादा की गिरावट वहां पर देखी थी। दो फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहा है। ट्रंप लगातार दूसरी बार, फ्राइडे के दिन भी ट्रंप ने ओपेक से कहा था कि वो दाम घटाए और इससे रूस पर प्रेशर बढ़ेगा, उनकी आर्थिक दिक्कतें बढ़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूक्रेन के साथ वो जो वॉर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही यूएस में लगातार उत्पादन बढ़ाने पर जोर है और उनकी कई सारी ड्रिलिंग कंपनियों की तरफ से इस तरह के संकेत भी दिए गए हैं और कई सारे डेटा भी इस तरह के मिल रहे हैं जो साफ संकेत दे रहा है कि क्रूड के उत्पादन वहां पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। उसका दबाव दिख रहा है। $78 के नीचे आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। दिव्या, आप बताइए क्या करना चाहिए? आज भी पुट खरीदना चाहिए क्या क्रूड का? क्रूड में जो हमने रैली देखने मिला था ये रीजन था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थे उसने रशिया के ऊपर सैंक्शन डाले थे और साथ ही साथ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा था। पर अभी जो भी सिनेरियो है उसके विपरीत पूरा हो चुका है। ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प ने जो सबसे पहले हमने ऑफिशियल स्पीच में कहा कि ओपेक प्लस को प्रोडक्शन जो है बढ़ाना चाहिए, प्राइसेस कम करना चाहिए, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ हमने देखा कि जो सीज फायर टॉक्स चल रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में, तो उसके जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो भी थोड़े से नीचे आए हुए। तो एज ऑफ नाउ मुझे क्रूड ऑयल में जो सेंटिमेंट है थोड़ा सा वीक है। सेल ऑन राइज का व्यू रखे। 6,500 का जो पुट ऑप्शन है वो 200 के करीब बाय करे। स्टॉप लॉस हम 170 का रखे और टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करके चले। ओके,
चलिए, क्रूड पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पुट ऑप्शंस के जरिए जाए, ट्रेंड अभी कमजोर है, तो 6500 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 200 में, 250 तक ये प्रीमियम जा सकता है। आप बताइए बिटकॉइन जी, आपको क्या लग रहा है क्रूड में? देखिए, क्रूड में तो मैं बेरिश ही हूँ। अभी तक मैंने शायद बहुत कम बार ही मैंने बोला था कि कॉल साइड पे गया हूँ, स्ट्राइक में भी ज्यादा गया नहीं था। मोस्टली वेदर फिनोमेनन के कारण मुझे लगा थोड़ा सा वहाँ पे एक यूएस में काफी कोल्ड टेम्परेचर है, जिसके कारण नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में काफी एक स्पाइक आया है, एक एडिशनल फैक्टर। और फिलहाल लग रहा है कि क्रूड ऑयल कोई भी पुलबैक आता है, जब तक ये 66-6700 के नीचे रहता है, कहीं भी पुलबैक आने से इसको बेचना है। इसका टारगेट रहेगा 6200 टू 6100। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट ट्रेड के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा पुलबैक आना अच्छा रहेगा 6490 टू 6500, और इसका टारगेट रहेगा आपका 6500 टू 6300 विद स्टॉप लॉस अबव 6580। तो मेरा मान के यही चलना है कि यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन होल्ड भी करना है तो कोई भी पुलबैक आके बेचना है। बाजार 6800 टू 7000 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई जियोपॉलिटिकल मेजर नहीं आता तो बाजार में कोई तेजी नहीं है। सेल ऑन राइज एंड बेटर इन क्रूड ऑयल। आप भी सहमत है क्या दोनों एक्सपर्ट से, अनुज जी? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगा, डाउन साइड आ सकता है। नीचे हमें लगता है कि करीबन 6300 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें तो जिस तरीके से क्रूड की इन्वेंट्रीज बढ़ने की बात है, ड्रिलिंग की बात है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो एक्टिव रहेगा। और हम देख भी रहे हैं पिछले करीबन 4-5 दिनों से लगातार भावों में गिरावट और टेक्निकल पैरामीटर भी थोड़े वीक होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, अगर हम ऑप्शन साइड जाएं तो करीबन 6200 का पुट ऑप्शन भी देख सकते हैं खरीदारी करने के लिए, जो कि करीबन 104 के आसपास है। हमें लगता है कि ऊपर में 150 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो पुट ऑप्शन के थ्रू भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर मार्केट में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि क्रूड बेच कर ही जाए। बेस मेटल्स आज दायरे में है, लेकिन बेस मेटल से पहले नेचुरल गैस 3% से ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। दिव्या, आपके पास कोई कॉल है क्या एनजी की? हाँ, अगर एनजी में बात करूँ तो जो वेदर फोरकास्ट था वो अभी वार्म की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, इसलिए हमें लास्ट वीक हमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला प्राइजेस में। हाई लेवल पे जो सस्टेन हो नहीं रहा है और जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हुआ है, तो सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ थोड़ा सा फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। 300 का जो पुट ऑप्शन है वो बाई से करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 19 का रखे और टारगेट ऊपर में 27 का मेंटेन करके चले। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए जाए, 300 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से है। आप भी अनुज जी, आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए एनजी? जी विष्णु जी, बिल्कुल वार्म वेदर का जो इम्पैक्ट है वो भावों पे आता हुआ दिख रहा है, और हमने देखा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूटी में आता हुआ दिखाई दिया है। तो नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 297 में, 280 का टारगेट रहेगा, 306 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव हुआ है, और लास्ट वीक हमने इसमें सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था। हालांकि जितना नीचे आएगा उतना ही अच्छा बाइंग बनेगा, मगर फिलहाल अभी जो करंट फंडामेंटल है और जो करंट वेदर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि कुछ और गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है। यानी कुछ और गिरावट यहाँ पर और देखी जा सकती है, तो फ्यूचर्स में भी अभी बेचने की ही सलाह है। नीचे में जितना नीचे आएगा फिर आपके लिए नई खरीदारी के मौके दिखेंगे, फिलहाल बेच कर ही जाए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेस मेटल्स की बात करेंगे ही, साथ ही एग्री मार्केट का रुख करेंगे और गेहूं की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे कि क्योंकि गेहूं के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्यों ये तेजी आई है, आगे क्या होगा बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि आज यहाँ पर बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन मिला जुला कारोबार है। एल्युमिनियम में हल्की तेजी है 0.25% की, 253 रुपए 30 पैसे पे। जिंक 270 रुपए के बेहद करीब। कॉपर 842 रुपए पे। अब हरे निशान में कॉपर आ चुका है। लेड हल्की नरमी है 177 रुपए 50 पैसे पे। अनुज जी, क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल में एक मिक्स का ट्रेंड है, जहां हम देख रहे हैं कॉपर में पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेशन है, वहीं हम जिंक में लग रहा है कि हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल मिक्स हैं, क्योंकि चाइना की तरफ से अगर आप देखेंगे तो मिक्स डेटा देखने को मिले हैं। जहां चाइना ग्रो करने की बात कर रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि यूएस की तरफ से टैरिफ है, तो मार्केट अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो हमें लगता है कि मार्केट में मिक्स ट्रेंड रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में करीबन 824 के आसपास
खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 816 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 839 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 273.50 में बिकवाली करें, 277 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 267 269 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में बिकवाली की सलाह रहेगी, कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो कॉपर खरीदे 839 के टारगेट के लिए, फेब का ये कॉल है और 839 का टारगेट है, 816 का स्टॉप लॉस है कॉपर के लिए। जिंक बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ है। दिव्या, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? अगर हम बेस मेटल की बात करें पर्टिकुलरली कॉपर, तो लास्ट वीक हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1% डाउन था। एक तरफ से ग्लोबल ट्रेड वॉर की कंसर्न है, ये ट्रम्प ने कहा था कि मे बी फर्स्ट स्टेप से 10% टैरिफ जो है चाइना पे लगाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो टेम्पररी एक डिमांड जो है कॉपर का वो अफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ आज जो डेटा आया था चाइना में मॉर्निंग में वो भी नेगेटिव आया था। तो मेरा व्यू है 1 से 2 दिन के लिए थोड़ा सेलोन राइज का व्यू रखना चाहिए कॉपर के अंदर। अगर फैब कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉपर का अगर 837 के करीब आता है तो वहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 841 का रखे और टारगेट नीचे में 832 का मेंटेन करके चले। एल्यूमिनियम में भी हमने अच्छा ब्रेकआउट देखा था, मैं प्राइजेस जो सस्टेन हो नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे भी सेलोन राइज का मेरा व्यू रहेगा। तो एल्यूमिनियम फैब कॉन्ट्रैक्ट है वो 252.50 के करीब बेचे, स्टॉप लॉस हम 254 का रखे और टारगेट नीचे में 250 का मेंटेन करके चला। ओके, तो दिव्या, हालांकि ये कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, लेकिन दिव्या को लगता है कि दोनों आज बेचकर ही जाना चाहिए, कॉपर भी बेचे और एल्युमिनियम भी बेचकर जाए। आप बताइए बिटूपन जी, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में जिंक में थोड़ा वीकनेस है और जिंक वाला जो फैब्रिक कॉन्ट्रैक्ट है वो 273 के आसपास सेल कर सकते हैं। 272.52 273 वाला कोई पुल बैक आता है तो सेल कर सकते हैं। 276 का स्टॉप लॉस रहेगा, 267 to 268 का टारगेट है। हाल मुझे ये भी लग रहा है कि कॉपर में भी अभी वीकनेस है, लेकिन कॉपर में बाइंग नहीं है, थोड़ा ऊपर लेवल पे शायद साइडवेज हो सकता है। 837 838 के बाद से शायद 832 का एक रेंज बनेगा। जब तक ये 842 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट, तब तो फिलहाल के लिए अभी इमीडिएट बाइंग नहीं है कॉपर में। ओके, तो यानी जिंक आपकी भी बेचने की सलाह है और अनुज जी की भी बेचने की यहाँ पर सलाह निकल कर आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं एग्री मार्केट की तरफ और सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं, क्योंकि गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी का रुख दिख रहा है और दिसंबर के बाद ये तेजी और बढ़ती जा रही है। गेहूं का औसत रिटेल भाव जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री पर की ये डेटा है, 33.5 रुपए प्रति किलो के आसपास इसमें औसत रिटेल भाव गेहूं का हो चुका है और आटे का औसत रिटेल भाव 38.5 रुपए प्रति किलो के आसपास हो चुका है। महीने भर में 3.25% से ज्यादा की तेजी गेहूं की कीमतों में आ चुकी है। क्या वजह है? क्योंकि कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर इससे कहीं ज्यादा तेजी है। पंजाब में जो फ्लोर मिल्स हैं उनके पास सप्लाई की गेहूं की सप्लाई नहीं मिल पा रही ठीक ढंग से, तो दाम बढ़कर 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक भी हो चुके हैं और अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स के दाम काफी तेजी से बढ़े। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल चौहान है आइग्रेन से। शुक्रिया राहुल जी। क्या हो रहा है सर, गेहूं के दाम इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सप्लाई की दिक्कत है और साथ ही क्या नई फसल को लेकर भी चिंता है क्या? नमस्कार ऋषिमोहन जी। नमस्कार सर। धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इस शो पे आमंत्रित किया। और जो गेहूं है इस टाइम एक बड़ी हॉट कमोडिटी बनी है, क्योंकि कुछ ही एक फसलें हैं जिनकी कीमतें जो हैं अच्छी मिल रही हैं। गेहूं है, मक्का है और सबसे अधिक तेजी जो है गेहूं में देखी गई है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि बाजार क्यों बढ़े हैं। असली जो गेम है वो सप्लाई और डिमांड का रहता है और अभी तक गवर्नमेंट ने 9 लाख टन के OMSS स्कीम के तहत गेहूं बिक्री टेंडर जारी किए हैं, जिसमें से करीब 8.5 लाख टन से अधिक गेहूं बेचा जा चुका है। तो डिमांड काफी अच्छी है गेहूं की। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से केंद्रीय जो सरकारी खरीद थी वो एक नहीं हो पाई, क्योंकि गेहूं के भाव जो थे औसत से अधिक थे, MSP से अधिक थे, जिसकी वजह से हमारे केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक भी काफी कम क्वांटिटी में बचा है। परंतु ये आगामी दिनों की खपत को पूरा कर सकता है, इतना भी कम नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि पंजाब में जो भाव बढ़े हैं बाय प्रोडक्ट्स के, ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि दिल्ली में भी और अन्य मंडियों में भी, अन्य जो मिलर्स हैं वहाँ भी आटा मैदा सूजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अभी मैंने फिगर्स देखी हैं, तो अगर 1 जनवरी 2025 से अगर मैं देखता हूं तो दिल्ली में आटा मैदा सूजी की जो कीमतें हैं 100 से 150 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। तो कुल मिलाकर अभी जैसा गेहूं जो टेंडर जारी किए गए हैं वो रिजर्व भाव से काफी ऊंचे भाव पर उनकी बिक्री हो रही है
इस वजह से बाय प्रोडक्ट्स के जो कीमतें हैं उसमें तेजी आना, मतलब तेज रहना एक स्वाभाविक सी बात है सीजन के। लेकिन सर, नई फसल को लेकर आपके पास क्या रिपोर्ट है? क्या यील्ड को लेकर किसी तरह की चिंता है या अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, फरवरी मिड तक इंतजार करें? देखिए, 17 तारीख को जो आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने, उसके हिसाब से जो गेहूं की बिजाई है 320 लाख हेक्टेयर पे बाढ़ पहुंची है, जो 10 सालाना जो औसत होता है नॉर्मल एरिया उससे भी अधिक है, लास्ट ईयर से अधिक है। तो यह एक मतलब वाजिब था, लाजमी था कि गेहूं का एरिया बढ़ेगा, क्योंकि वर्ष भर पिछले 2-3 वर्षों से गेहूं के भाव जो हैं वो एक अच्छे स्तर पर चल रहे हैं और किसानों का आकर्षण होना एक स्वाभाविक था। रही बात बताइए, कन्वर्जन कितना होगा? उत्पादन के बारे में बताइए, कुछ रिपोर्ट आपके पास आ रही है, कुछ डेटा क्या कह रहे हैं, आपके इनसाइट्स क्या कहते हैं? उत्पादन के बारे में विश्वमोहन जी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी हम एक सोइंग अभी जस्ट फिनिश हुई है और फरवरी के एंड में या मिड में फसल की जो क्या स्थिति है उससे देखकर लगेगा। अगर सभी चीजें बढ़िया चलती हैं तो मेरा अनुमान है कि 110 मिलियन मीट्रिक टन हम आसानी से पैदा कर सकते हैं। लेकिन विश्वमोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि केवल एक सीजन ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है गेहूं का, हमें एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होंगे, जिससे हमारे केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक जो है वो एक कंफर्टेबल लेवल पर रहे, मिलेट्स को अच्छे भाव पर गेहूं मिलता रहे और बाय प्रोडक्ट्स की कीमतें जो है वो भी नियंत्रित की जा सके। राहुल जी, आपने वक्त निकाला, गेहूं मार्केट पर अपनी राय दी, लेकिन एक खबर यह भी थी कि गेहूं की ग्लोबल सप्लाई को लेकर भी चिंता है, क्योंकि रूस में कहा जा रहा है कि सर्दियों की फसल को 23 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और गेहूं का वो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी है रूस, इससे वहां पर चिंता है। और सिर्फ मौसम की ही नहीं, वहां की जो उद्योग से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उससे भी स्थिति खराब हुई है, युद्ध की वजह से जो सप्लाई की स्थिति खराब हुई है, तो ग्लोबल सप्लाई को लेकर भी चिंता है। ऐसे में अगर दाम दोनों तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली और आगे कीमतों में बढ़ने की चिंता है। देखते फसल किस तरह की आगे रहती है, फरवरी तक स्थिति साफ होगी जैसा राहुल जी कह रहे थे। चलिए बाकी एग्री कमोडिटी पे फटाफट से राय लेते हैं। सबसे पहले जीरे पे बात करते हैं। अनुज जी, जीरा आज काफी कमजोर नजर आ रहा है, 2.5% गिर गया है, और गिरेगा क्या? देखिए, बिल्कुल अराइवल का प्रेशर हमें लग रहा है कि भावों पे आता हुआ दिख रहा है। इस बार क्रॉप भी अच्छी थी और मानसून भी अच्छा रहा था, इसकी वजह से सोइंग भी काफी बड़ी थी और हमें लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट भावों पे काफी दिन जब कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा है कि भावों में नरमी है, तो फिजिकल मार्केट में जो अराइवल पड़ा है उससे हमें लग रहा है कि भावों में नरमी आती हुई दिख रही है। अभी लग रहा है कि कुछ और गिरावट भावों में देखने को मिल सकती है। सर 10-10 सेकंड में बताइएगा, धनिया और हल्दी इन दोनों में क्या लग रहा है? देखिए, धनिया और हल्दी में भी हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। यहाँ पर इस बार हम देख रहे हैं सभी मसालों में अच्छी खासी पैदावार रही है और उसका असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो निर्यात मांग है वो भी यहाँ पे उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। हमने देखा कि फिजिकल मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भावों में सपोर्ट है, हालांकि डिमांड कम है क्योंकि इस बार हमने सभी में अच्छी खासी पैदावार होती हुई देखी थी, उसकी वजह से भावों में नरमी आती हुई दिख रही है। गुआर बताइए क्या करे सर, आज भी कमजोर है, हालांकि हाजिर डिमांड तो काफी अच्छी है, बाई प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है, फिर भी वायदा में भाव नहीं बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, क्रूड के जो भाव गिरे हैं उससे काफी हद तक भाव इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि उसकी वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर है, हालांकि एक बॉन्ड मोमेंटम है। हमें लगता है कि फिलहाल भाव अभी रेंज में रहेंगे, मगर हाँ क्रूड से भाव थोड़े से सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिले, मगर हमने ये भी देखा है कि निचले स्तरों पर फिजिकल डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो फिलहाल हमें अपने थोड़ा वेट एंड वॉच करें, निचले के लेवल आए तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, विडवन आपका और साथ ही दिव्या गगलानी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को राय दी। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे जहां आज काफी तेज गिरावट दिख रही है, तो वायदा बाजार में किस तरह के एक्शन है, आपके लिए कहां पर मौके हैं बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं।